हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 3 चल रहा है बेटा आपका, ये रूलिंग द कंट्री साइड। पार्ट 2 वीडियो है। आपने इसमें पहले पढ़ा ही है कि कैसे बैटल हुए और ब्रिटिशर का रूल एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में। अब उन्होंने कौन कौन सी इसमें, अब इंडिगो के बारे में इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिनकी पॉलिसीज आई वो पढ़ी। अब इंडिगो के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिगो की हाई डिमांड क्यों थी। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। अब बेटा इंडिगो की डिमांड क्यों थी? यूरोप में वुड की कल्टीवेशन हो रही थी, तो इंडिगो जो है टाई एंड डाई के लिए हमने आपको जैसे कि बताया कि इंडिगो जो है टाई एंड डाई जो कलर करते हैं हम टेक्सटाइल वगैरह पर अपने क्लोथ्स पर, तो वो जो है बहुत फाइन एकदम ब्राइट शाइन करता है, उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है वुड की कंपेयर में। तो द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ द गुड फॉर इंडिगो प्लांटेशन। जो हमारा ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, सपोज़ ये हमारा जैसे अर्थ का ये हमारा क्या होगा इक्वेटर, ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पर जो है इंडिगो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है अच्छे से। फ्रांस एंड द ब्रिटेन, बट द प्राइस ऑफ इंडिगो वाज वेरी हाई एंड द हैंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। तो जो इंडिगो है उसका जो डिमांड ज़्यादा थी तो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। वुड इज़ द अनोदर प्लांट विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉयलेट एंड द ब्लू डाइज। जो वुड है ये भी आपका इसमें ही यूज़ होता है डाई के लिए। तो वुड इज़ द प्लानेट ऑफ टेम्परेट जोन, लेकिन वुड जो है आपका कौन से एरिया में होता है? टेम्परेट जोन में। ये आपका ट्रॉपिकल एरिया हो गया, और ये जो ऊपर वाला होता है ये आपका टेम्परेट जोन होता है। ओके, एंड हैंस वॉज ईजिली अवेलेबल इन यूरोप, और ये जो बहुत ईजिली अवेलेबल है यूरोप में वुड वॉज ग्रोन इन नॉर्थन इटली एंड द ब्रिटेन। द वुड प्रोड्यूसर इन यूरोप वर वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फॉर इंडिगो एंड हैंस द प्रेसाइज्ड दियर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने कहा कि जो इंडिगो है वो उनके यूरोप में ना आए, तो उस पर वो बैन लगा दें। तो किस पर बैन लगा दें? इंडिगो की एक्सपोर्ट की, वो उनके यूरोप में इंडिगो ना आए, क्योंकि अगर इंडिगो आ गया तो वुड के जो होगा उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। तो बट इंडिगो वाज प्रीफर्ड बाय द क्लोथ डायर्स वाइल इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, वुड प्रोड्यूस अ पेल एंड अ डल ब्लू। तो इंडिगो क्या था? वो बहुत ज़्यादा रिच कलर था, अच्छा सा कलर साइन देता था, लेकिन वुड जो था बहुत ज़्यादा डल कलर था। बाय द 7th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूस प्रेसाइज्ड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन द इंडिगो इम्पोर्ट। तो यूरोपियंस ने क्या कहा कि अगर इंडिगो हमारे यूरोप में आता है तो आप उस पर क्या करें, उस पर बहुत ज़्यादा बैन लगा दें। बैन का मतलब उसको बंद कर दें, अदरवाइज़ वो आ भी रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दें। इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच इन द सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड। सिमिलरली द पुर्तगालीज जो होते हैं बिगेन इंडिगो कल्टीवेशन इन ब्राज़ील, द ब्रिटिशर इन द जामाकिया एंड द स्पेनिश इन द वेनेजुला। इंडिगो प्लांटेशन वर आल्सो स्टार्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो जो इंडिगो है, इंडिगो की प्लांटेशन अलग अलग एरियाज़ में होने लगी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन एंड कॉटन प्रोड्यूस एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड, द क्रिएटेड इन द इनॉर्मियस डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। अब जो है इनकी क्या होने लगी? डिमांड होने लगी। तो इंडिगो को क्यों नहीं ग्रो कर देते? क्योंकि अगर एक लंबे टाइम तक इंडिगो ग्रो होता है लैंड पर तो वो उसके जो फर्टिलाइजेशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो जब ये ब्रिटिशर ने डिमांड रखी इस कैश क्रॉप्स की, इंडिगो की, तो कुछ उसमें से पीपल जो थे, वहाँ की जो जनरेशन थी, उसमें से कुछ सम पीपल ही एग्री हुए थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा रेबेलियन भी हुए, रिवोल्ट हुआ, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। The indigo producer in the world fell half between 1783 and 1789. This meant that there was an increasing demand for indigo. इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी। ओके, अब इंडिया ए मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो क्यों कहा गया है? द कंपनी लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स, यानी कि लास्ट जो ये 10 साल का जो टाइम पीरियड रहा है ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन बंगाल रैपिडली एक्सपेंडेड। ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इन ब्रिटेन एंड 78 वॉज फ्रॉम इंडिया। द फिगर went to 95
95% रहा है इसका 1810 में। कमर्शियल एजेंट एंड द ऑफिसर ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। मैनी कंपनी ऑफिशियल इवेंट लेफ्ट देयर जॉब्स टू look after their indigo business. Many people from Scotland, England came to India and became प्लांटर्स। यानी कि जब इंडिगो की इतनी डिमांड होने लगी तो बहुत सारे जो पीपल थे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के, वो इंडिया में आकर इसकी प्लांटेशन करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि यहाँ पर जो है इसका ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इंडिगो अच्छे से ग्रो हो पाती है। क्योंकि अगर क्लाइमेट अच्छी नहीं होगी, वहाँ का जो जिस तरह की पौधों को जो क्लाइमेट चाहिए तो वहीं पर ही हो पाएंगे, है ना। तो टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी द कंपनी एंड द बैंकर्स वर गिवन लोन्स फॉर इंडिगो कल्टिवेशन एंड दैट टाइम। तो क्या करने लगे? तो अब उस कल्टिवेशन के लिए लोग क्या करने लगे? लोन लेने लगे, है ना। तो इसमें देखो ये इसका क्लॉथ्स दिया हुआ है कि किस तरह से ये डाई होती है। ओके, सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन में भी दो टाइप का हुआ, एक तो निज कल्टिवेशन, एक द रियर सिस्टम वाला। इन दिस सिस्टम द प्लांटेशन प्रोड्यूस इंडिगो ऑन दोज लैंड विच वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। अब ये जो निज कल्टिवेशन था तो ये वो लैंड है विच वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। द प्लांटर आइदर बोट द लैंड और द रेंटेड इफ देयर अदर जमींदार। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पीजेंट होते हैं वो लैंड को या तो रेंट पर ले सकते हैं या फिर ज़मींदार से उसको रेंट पर ले सकते हैं। ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबरर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो, और फिर वो इंडिगो को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम क्या आई? इंडिगो कुड ओनली अ कल्टिवेशन ऑन द फर्टाइल लैंड। ये सिर्फ कल्टिवेशन हो सकता था फर्टाइल लैंड पर। अब वो फर्टाइल लैंड क्या थी? उसको रेंट पर लेना था, है ना। और रेंट इंटरेस्ट भी क्या था? वो बहुत ज़्यादा होता था। बट दीज एरियाज वर डिसेंटली पोल्यूटेड एंड हैंस ओनली वन प्लॉट्स कुड बी एक्वायर्ड। लेकिन बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स जो थे वो मिल पाते थे। दिस मेड इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। They attempt to lease in land around the indigo factory. While doing so, they evicted the peasant from the areas. Peasant eviction always created conflict and the tension. अब ये जो conflict and the tension किस बात की थी? क्योंकि एक तो लैंड प्रॉब्लम थी, उनको फार्मर्स जो चाहिए लेबर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। उस टाइम पीरियड में उनको जो फार्मिंग एड्स होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम आई, है ना। अब क्योंकि उस टाइम पीरियड में और भी कल्टीवेशन हो रही थी, जैसे राइस कल्टीवेशन हो रहा था। अब जो लेबर थी वो राइस में लगी हुई थी, है ना। तो द लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन coincide with the time when peasants were busy with rice cultivation, hence mobilizing the labor indigo cultivation was difficult task. तो इंडिगो कल्टिवेशन क्या हो रही थी? वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी क्योंकि चाहे वो लैंड को रेंट पर ले लें, लेकिन जब तक लेबर नहीं मिलेगी, फार्मिंग एड्स नहीं होंगे, है ना, तो वो कल्टीवेशन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और रियायत सिस्टम में क्या है? रियायत का मीन्स आपको पता ही है, पीजेंट। Under the riot system, indigo cultivation was done by the youths. The planters made the riots, जो रियायत वाली सिस्टम आपने पढ़ा है, to sign a contract or an agreement। उसमें क्या करते थे? रियायत सिस्टम में एक एग्रीमेंट करा लेते थे। क्या एग्रीमेंट कराते थे? कि सम टाइम दे प्रेसाइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रियोट्स। आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द रियोट्स गोट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स। अब वे क्या करते थे? उनसे डायरेक्ट जो लेते थे उनसे कैश रुपीज़ लेते थे। बट आफ्टर टेकिंग द लोन द रियोत वाज कमिटेड टू ग्रो इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ हिज लैंड होल्डिंग। यानी कि उनकी जो लैंड पर उन्होंने किया है तो वो कम से कम 25% ऑफ सीड्स एंड द ड्रिल्स वर प्रोवाइडेड बाय द प्लांटर। द कल्टिवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड एंड सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। बट द प्लांटर्स bought indigo at a low price and hence the रियोत वर वैली in debt trap। अगर देखो कोई भी क्रॉप्स है, अब उन्होंने हर चीज़ की डिमांड रखी कि अगर आप जो है जितने भी वो सिस्टम निकालते थे ब्रिटिशर या जमींदार से इन्होंने रेंट लिया कि अगर आप पहले भी इन्होंने सिस्टम निकाला कि अगर आप इनका जो टैक्स है वो नहीं भर पाएंगे या अगर आप उनसे लोन ले रहे हो तो उनकी जो हाफ टेरिटरी है वो ब्रिटिशर अपने अंडर में कर लेंगे। इस तरह धीरे धीरे उनका जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश होता रहा।
और ये ब्लू रेबेलियन में क्या हुआ, 1000 ऑफ रिवर्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो इन मार्च 1859। अब मैं आपको भी बताया था कि बहुत सारे जो प्रेजेंट थे उसमें से एग्री हो गए थे इंडिगो कल्टिवेशन के लिए, लेकिन काफ़ी सारे उसमें से क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। द रियक्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, दे अटैक्ट इंडिगो फैक्ट्रीज। तो उन्होंने क्या करा, उसको मना कर दिया, और जो फैक्ट्रीज़ थी इंडिगो की उस पर भी उन्होंने अटैक किया। दे यूज टू बी आर्म विद द sword and spears, bows and the arrows. Women also fought with pots, pandas and kitchen implements। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट्स हो गया, रेबेलियन हो गया, विद्रोह हो गया, उसमें वोमेंस भी आई, सब लोग लड़े। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर द सोशली बॉयकॉटेड, द गोमस्ताज वर बिटन अप वैन, जो वहाँ के लीडर थे उनको भी पीटा गया। वैन दे केम टू कलेक्ट रेंट, जब वो रेंट के लिए कलेक्ट करने के लिए आए तो उसमें क्या हुआ, इन मैनी विलेजेस हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो प्लांटेशंस अगेंस्ट द लेथियालसिस। द हेडमैन वर एंग्री बिकॉज द हेडमैन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब उन्होंने क्या करा था, वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराने वाले थे, लेकिन सब जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इंक्रीजिंग ऑफ पावर प्लांटर्स एंड द बीइंग फोर्स गिविंग दैम लोन और लोन लीजिए, वो उनको क्या कहते थे कि आप लोन लीजिए, टैक्स भरिए, है ना। तो उसमें क्या होता रहा कि ये रिवोल्ट बढ़ता रहा, है ना। अब लास्ट में क्या हुआ, आफ्टर द रिवोल्ट द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल, आफ्टर द रिवोल्ट द प्लांटेशन न्यू शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। डिस्कवरी ऑफ synthetic dyes in the late 19th century severely affected the business, but the plantation managed the expand production. When Mahatma Gandhi returned from the South Africa, the plight of indigo farmers is the champion was brought to notice. Mahatma Gandhi visited the champion in 1917 and began to movement against the indigo planters। तो वो महात्मा गांधी ने क्या करा, वो इनके लिए मूवमेंट लाए, तो इसको धीरे धीरे जो ये सारे प्रॉब्लम्स आई उसको सोल्व करा। एट लास्ट आपको लगा कि कोई भी जो सिस्टम रहा है वो परमानेंट सिस्टम नहीं रहा है ना। धीरे धीरे जो भी जब ब्रिटिशर ने कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने जो ये डिमांड रखी वो भी हमारी, जब महात्मा गांधी आए वापस तो उन्होंने चंपारण गृह जो मूवमेंट था उसके से ये सब चीज़ें एंड करी है। ओके।